ये राजनीति का फलसफा बन गया है। कोई भी आदमी बीजेपी में जा रहा है, विपक्ष के लोग कहते हैं ईडी से डर गया तो गया, सर ये सीबीआई से डर गया तो गया। कोई वैसे भी जा रहा हो, बस ये कहेंगे ये डर गया तो इसलिए गया। प्रैक्टिकल हो रहा है पूरे देश में। आप देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक यही हो रहा है। इनका टारगेट है विपक्ष के नेता जो इनकी आंख में आग डालकर बात करते हैं उनको टारगेट करो और उनको जेल में डालो। बीजेपी को हम कहते थे भारतीय जनता पार्टी, अब कहते हैं भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए क्यूआर कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। चुनाव चल रहे हैं। 25 मई को लोकसभा का चुनाव है भारत के अंदर और हरियाणा की 10 लोकसभाओं में चुनाव होगा 25 मई को। दोस्तों, भारत में जो चुनाव होता है, हमारे देश का जो चुनाव है, एक उत्सव है, एक मेला है, एक पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम है। जैसे कभी किसी परिवार में अगर कोई शादी होती है या कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो फिर उस परिवार के लोग अगले पिछले गिले शिकवे भुलाए जाते हैं, रूसे मनाए जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं। अब आप आज देखें तो अभी दिल्ली के अंदर अरविंद लवली जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले छोड़ी कांग्रेस के अध्यक्षी और आज भाजपा में शामिल हो गए। 4 साल पहले अरविंद लवली बीजेपी छोड़ करके आए थे कांग्रेस में और उससे 1 साल पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, मतलब आना जाना जाना आना सब लगा रहता है। अरविंद लवली की प्रॉब्लम यह है कि भाई आपने आम आदमी पार्टी से समझौता क्यों कर लिया। आम आदमी पार्टी एक दिल्ली का बड़ा फैक्टर है 10 साल से, और केवल दिल्ली का नहीं, उत्तर भारत के अंदर आम आदमी पार्टी ने आप ये माने कि अपनी जड़ें जमाई हैं। चाहे वो पंजाब में सरकार बनाना हो, चाहे गुजरात में 14% वोट लेना हो, चाहे हरियाणा के अंदर उसका आधार बनना हो, और इंडिया गठबंधन में भी आप देखें तो अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। खैर, एक तो चुनाव का इशू हुआ और दूसरा हुआ युवा मुद्दे, यूथ राजनीति। आप चाहे वो कांग्रेस की लें, चाहे वो बीजेपी की लें, चाहे वो आप की लें, इस सब का भी जो युवा राजनीति का भी राजनीति की मुख्य धारा में लाना और युवाओं के मुख्य मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो युवा से जुड़े शिक्षा की प्रणाली के मुद्दे हों, ये मायने रखते हैं चुनाव के अंदर। तो ये 3-4 फैक्टर जो मैं आपको बता रहा था कि एक तो रूसे मनाने वाली, दूसरा आम आदमी पार्टी और तीसरा यूथ, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज आम आदमी पार्टी पलवल के जिले के अध्यक्ष रहे हैं और आजकल आम आदमी पार्टी की स्टेट विंग में हैं कौशल दतारपुर जी। नमस्कार। युवा भी है, जो मैं युवाओं की बात कर रहा था। आम आदमी पार्टी चर्चा में आज इसलिए चर्चा जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस का विकेट गिर गया। आपकी वजह से अरविंद लवली चले गए वहां पर। अरविंद लवली जी का जाना शायद मैं नहीं मानता कि हमारी वजह है, क्योंकि हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ रहा हो या कोई जिस तरह से आजकल भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर दबाव डालकर, ईडी से डराकर या जो संस्था है उनसे डराकर भी उनको तोड़ रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक एक्सक्यूज बनाया हो कि वो हमारी वजह से गया। ये राजनीति का फलसफा बन गया है। कोई भी आदमी बीजेपी में जा रहा है, विपक्ष के लोग कहते हैं ईडी से डर गया तो गया, सर ये सीबीआई से डर गया तो गया। कोई वैसे भी जा रहा हो, बस ये कहेंगे ये डर गया तो इसलिए गया। प्रैक्टिकल हो रहा है पूरे देश में। आप देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक यही हो रहा है। चलिए, आपकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चलते हुए और कांग्रेस के खिलाफ ही उसकी लड़ाई थी। 2012 में आपकी पार्टी ने, खासकर जो आपके नेता हैं अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम चली थी। अन्ना हजारे, मैं ये कह दूं कि आपके वो बैक हैंड पे थे या आपके फ्रंट हैंड पे थे, कुछ भी कह सकते हैं, आज वो कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा अभियान चलाया था अरविंद केजरीवाल ने तमाम देश की उस समय जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी उनके नेताओं के खिलाफ। सोनिया गांधी वाले उनके वीडियो वायरल आज भी हो रहे हैं कि जेल में डाल के पूछताछ क्यों नहीं करते हो। आज इकट्ठे हो गए सारे तुम लोग। हमारा जो उस समय का अभियान था और उस मैं ऊपर वाले की कृपा से उस अभियान का हिस्सा था, अन्ना जी के आंदोलन का भी हिस्सा था, पार्टी बनी उसका भी हिस्सा था। हमारा वो एक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई थी, करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी, और इस लड़ाई को आधार बनाकर ही हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता सौंपी। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी जब केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो उम्मीदों से, जो अपेक्षाएं भारत के लोगों ने उनसे की, जो उम्मीदें की, उनके ऊपर खरी नहीं उतरी, बल्कि एक अनीति जो होती है, तानाशाही जो होती है, तानाशाही के ऊपर उतर आई। तो
तो हमें लगा कि इस तानाशाह को हिंदुस्तान से भगाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े कल्प्रिट्स थे, भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनको खुद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, ये 16,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है, वो सब आज एक एक करके नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में है, भाजपा पार्टी में है। कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई मंत्री है। बाकी जो लोग उनके सामने झुक नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, वो जेल में है। खैर, करप्शन की बात करना तो मुझे लगता है बेमानी सा हो गया। आप जिसकी पार्टी पर आरोप लगाते थे करप्शन के, आज दोनों आप एक रंग हो गए। आपकी पार्टी के नेताओं पे करप्शन के बेशुमार आरोप लगे हुए हैं, इतने आरोप हैं, कोई मसला दिल्ली का हो करप्शन के आरोप लगते हैं। इधर अगर आप बीजेपी की बात करो तो आप खुद भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी में गया वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया जाकर के वहाँ पर। बात ये आती है, अभी आपने कहा तानाशाह की बात, प्रधानमंत्री पे आरोप आप लगा रहे हो तानाशाह का, आपके मुख्यमंत्री पे भी आरोप है तानाशाह का। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में आपके खिलाफ केस हो गया, आप जेल जा रहे हो। आप हेमंत सोरेन की बात करते हो, हेमंत सोरेन रिजाइन कर रहा है, आप आराम से दिल्ली जेल में बैठ के सरकार चलाऊंगा। देखो, जेल से बाहर सरकार नहीं चलाऊंगा। अगर नरेंद्र मोदी जी का टारगेट होता करप्शन के खिलाफ लड़ना, तो बिल्कुल इस बात को मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है विपक्ष को खत्म करना, विपक्ष के नेताओं को खत्म करना। जो नेता, जो देश का नेता कोई भी किसी भी पार्टी का हो, जो नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डालकर बात करता है, उसको नरेंद्र मोदी जी किसी भी प्रकार से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछले, आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल से शराब घोटाले की जांच चल रही है, 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी। दिल्ली में तो आप कोई भी काम आपका, शराब घोटाला, जल घोटाला, नल घोटाला, आपकी कोठी का घोटाला, आपकी कार का, सब में घोटाले कहते हैं वो तो। सब मनगढ़ंत। इसलिए मैंने भ्रष्टाचार वाली बात मैंने कहा, करप्शन की बात करना बेमानी हो गया लगभग। जितने भी घोटाले हुए हैं सब में जांच हुई है, सब में ईडी की, आईटी की, सीबीआई की रेड पड़ी है। इवन हमारे नेताओं के बैंक लॉकरों में, उनके पैतृक गांवों में जाकर रेड डाली है, लेकिन मिला क्या? 1 रुपया, 1 अठन्नी कहीं नहीं मिली। बाकी जिन नेताओं का हम बात कर रहे हैं कि उनको बीजेपी में शामिल किया गया, उनके पास करोड़ों रुपए मिले हैं, करोड़ों रुपए कैश में। कर्नाटक में एक नेता के घर 8 करोड़ रुपए मिले थे, उसको कुछ नहीं हुआ, आज तक FIR नहीं हुई, कोई चर्चा में नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमारे नेताओं के घर, जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी के आवास तक भी रेड हुई हैं, 1 चवन्नी किसी को नहीं मिली। ये कहते हैं संभावित है। कभी बीजेपी कहती है 10,000 करोड़ घोटाला है, कभी कहती है 2,000 करोड़ घोटाला है, अपना अभी ईडी कहती है कि 100 करोड़ घोटाला है। अब कोर्ट में कह रहे हैं 45 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा चुनाव में लगा दिए, जबकि प्रूफ किसी का नहीं है। ये आरोपित है और आरोपित बना के इन्होंने जेल में डाले हुए हैं। मनीष जी पिछले 1.5 साल से लगभग जेल में हैं। एक केस की जांच का 1.5 साल चलती है, जांच पे जांच, सप्लीमेंट्री लगाए जा रहे हैं। या तो ट्रायल पे आ जाओ, प्रूफ करो, प्रूफ ये करते नहीं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये केस 2 मिनट ट्रायल पर नहीं टिकेगा। उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी की है तो सोच समझ के की होगी, कोई वैसे तो बैठे नहीं मान लोग। तो ईडी के पास कुछ है ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं। लेकिन इनका टारगेट करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ना है, इनका टारगेट है विपक्ष के नेता जो इनकी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, उनको टारगेट करो और उनको जेल में डालो। मैं तो कह रहा था, इलेक्शन से पहले करप्शन तो गंगोत्री बन गई, एक सभी पार्टियों का संगम उसमें हो जाता है और फिर उसके अंदर जाके सब डुबकी लगाते हैं और सब पाक साफ होकर बाहर निकल जाते हैं। पहले बीजेपी को हम कहते थे भारतीय जनता पार्टी, अब कहते हैं भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। हाँ, आपके संजय सिंह कहते हैं बंगारू जनता पार्टी, वो भी है। बंगारू जी ने तो शहीदों के ताबूत में घोटाले किए थे, कई नाम दे रखे हैं उनको। सर ये है ही बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, बी फॉर बहुत, जी फॉर झूठी और पी फॉर पार्टी। तो कई सारे नाम है, जैसे अर्जुन के 10 नाम थे ना, ऐसे बीजेपी वालों के बहुत सारे नाम है। अब कहीं से, अब लोकल से लेकर ऊपर तक पहुंच जाओ, सारे के सारे ऐसे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। किसी प्रचार मंत्री की, प्रधानमंत्री की मर्यादा होती है कि किसी बड़े लेवल के चुनाव में बात करें, MC किसी नगर निगम का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री जी, और ऊपर विधायक का होगा तो प्रधानमंत्री जी। मतलब 18 घंटे काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो 18 घंटे सरकार का काम नहीं कर रहे, 18 घंटे में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का काम कर रहे हैं। चलिए हरियाणा की बात करते हैं। आपकी पार्टी का समझौता हुआ है, आप स्टेट के पदाधिकारी हो तो स्टेट वाली बात भी कर सकते हैं, फिर लोकल बात भी करेंगे आपसे। सुशील गुप्ता को टिकट मिल गया है आपकी पार्टी का, जी, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील गुप्ता को आत्मसात कर लिया आप लोगों ने अच्छी तरह से ना? जी जी, उनको नेता मान लिया पूरी तरह से? बिल्कुल नेता है। कैसा चल रहा है चुनाव? देखो, सुशील जी सिर्फ नाम के सुशील नहीं है, सुशील एक वो व्यक्तित्व भी सुशील है उनका, वो व्यवहार के सुशील है। आप उनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे तो बड़ा सरल स्वभाव वाला आदमी है। कोई एक बार मिल ले तो जुड़ जाता है। तो वही मैं कुरुक्षेत्र के गांव में मैं घुमा हूँ, बहुत सारे गाँव में मैं गया हूँ, तो लोगों को ये उनका स्वभाव भा रहा है
कि भाई ये जमीन से जुड़ा आदमी है। तो आपकी ड्यूटी भी है कुरुक्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, संगठन में जो जिम्मेदारी मिलती है हम कर रहे हैं। नहीं, कुरुक्षेत्र लोकसभा में आजकल ड्यूटी लगी है आप लोगों की? कैथल में जिम्मेदारी है मेरे पास। कैथल जिले में, कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा में कैथल भी है। हाँ। तो पलवल जिले के, फरगना जिले के और कार्यकर्ता भी जा रहे होंगे वहाँ? देखो ये संगठन की प्रक्रिया है, जहाँ जिम्मेदारी लगती करते हैं, करना चाहिए सबको। तो कैसा लग रहा है वहाँ का चुनाव? अच्छा माहौल है, अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। लोग सुशील जी को पसंद कर रहे हैं, सुशील जी के व्यवहार को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव वहां पर दो ही लोगों के बीच में है, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता जी के बीच में। नवीन जिंदल को लोग से सवाल कर रहे हैं कि जब आप अपने लिए नहीं लड़ पाए, अपनी आवाज नहीं उठा पाए, आप ईडी ने आपका कान पकड़ा, बीजेपी ने उठाया और टिकट आपको दे दी, ज्वाइनिंग के 3 मिनट बाद टिकट मिल गई, बाकी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई। क्या बीजेपी के पास अपने इस लायक कार्यकर्ता नहीं थे कुरुक्षेत्र में कि उनको टिकट दी जाए, जो दूसरी पार्टी से वेट कर रहे थे, जैसे वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे बेचारे। और सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, वो वेट कर रहे थे बीजेपी वाले कैंडिडेट आए तो टिकट दें। नहीं सर, ये देखो, हाँ ये देखो ना उन कार्यकर्ताओं के साथ क्या बीती होगी जिन्होंने नवीन जिंदल कोयला चोर है, नवीन जिंदल कोयला चोर के नारे लगाए होंगे, सड़कों पे लाठियां खाई होंगी, आज वो नवीन जिंदल के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो उन कार्यकर्ताओं की आत्मा पे कहीं ना कहीं जोर तो पड़ रहा होगा ना इस बात को लेके, जिसको हम कोयला चोर कहते थे, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कोयला चोर कहा 1,70,000 करोड़ का, आज उसके लिए टिकट वोट मांग रहे हैं। तो जनता भी ये सवाल कर रही है कि आप अपने लिए, खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाए तो हमारे लिए क्या करेंगे? आप तो पीछे वाले दरवाजे से कान पकड़ कर लाए गए हो, आपको हम वोट नहीं देंगे। इस तरह की वीडियो चल रही है। लोकल जनता, लोकल जो वहाँ के जमीनी जो लोग हैं, गांव के लोग, वो इस बात को बोल रहे हैं। कौशल जी, आप युवा हो जी, शिक्षाविद भी हो जी, शिक्षा के पेशे में भी हो, जी जी जी। यूथ के क्या मुद्दे मानते हो? मैं यूथ को दो तरह से देखता हूँ। मैं आपको एक इत्तेफाकन घटना बताता हूँ कि मैंने एक ऐसा लड़का देखा जो है तो उत्तर प्रदेश से, और वो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट है। बहुत बड़ी डिग्री होती है, उसके लिए 12th में मेडिकल पढ़ना पड़ता है, फिर बैचलर में बीएससी में मेडिकल पढ़ना पड़ता है, और मेडिकल अपने आप में अच्छी पढ़ाई। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी लड़का, पढ़ा हुआ लड़का दाढ़ी मजदूरी कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजगार का स्तर क्या है। कहाँ का है इंसिडेंट बता रहे हो आप? जो मैं अपने गांव का इंसिडेंट बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश आके लड़का मेरे गांव में रहता है और वहाँ पे वो दाढ़ी मजदूरी कर रहा है, बेलदारी कर रहा है। तो जो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी लड़का बेलदारी करने के लिए मजबूर है, तो उससे कम पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनका स्तर क्या होगा? तो आज का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। पहला टारगेट चैलेंज उसके लिए बेरोजगारी है, दूसरा चैलेंज उसके लिए महंगाई है। इस महंगाई में बेरोजगार होकर घर चलाना बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार को चलाना होता है, किचन चलानी होती है, बच्चे पढ़ाने होते हैं, बीमारी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। इस चैलेंज को मैं मानता हूं कि आज का जो युवा जो है त्रस्त है, वो त्राही त्राही कर रहा है। उसको रोजगार चाहिए, उसको किसी जाति से, धर्म से, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने कमाने के साधन चाहिए। और एक युवा होने के नाते मैं ये भी जानता हूँ कि जब जिम्मेदारी कंधों पर पड़ती है ना सर, वो जिम्मेदारी इस तरह झुका देती है कि इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। मैं तो ये भी समझता हूँ, मेरा अपना सोच है कि जो लड़के क्राइम की तरफ जा रहे हैं ना, उसके पीछे फैक्टर एक ये भी है कि बेरोजगारी। बेरोजगार होकर आदमी इस तरफ जाता है, अदरवाइज कोई भी आदमी समाज में अपमानित होना नहीं चाहता। तो मैं तो युवा साथियों से यही कहूँगा कि इस समय है, सरकार जिस उम्मीद से हम लाए थे बीजेपी सरकार को, वो उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, तो इसको बदलने का समय आ गया है। इसको बदलकर एक अच्छी और ईमानदार सरकार लाने की जरूरत है, जिसके पास नीयत हो, जिसके पास एक अच्छा मिशन हो, विजन हो, वो सरकार लाने की जरूरत है। जब देश में मोदी की सरकार आई थी तो ठीक उसी समय, उससे पहले ही आ गई थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो आपकी 45-46 दिन की सरकार थी पहले वाली, पार्ट 1, केजरीवाल पार्ट 1। बराबर टाइम हो गया लगभग आपको। लोग आपको क्यों चुने और उनको क्यों ना चुने? क्या यूथ के मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी ने कितने रोजगार के अवसर सृजन कर दिए दिल्ली के अंदर? क्या आपके पास कोई डाटा है इस टाइप का? दिल्ली के अंदर एक पोर्टल चलता है, रोजगार पोर्टल। ऐसे पोर्टल तो हरियाणा बहुत चला रखे हैं। वहां पर हर 3 महीने के अंदर एक रोजगार मेला लगता है, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनियां कोलैबोरेशन में हैं, वो आती हैं, लड़के उस पर मतलब अपना प्रोफाइल डालते हैं, कंपनियां आती हैं, उनमें से जो जिसके लायक है वो उसको इनपुट कर लेता है। इसके तहत सरकार ये कहती है, दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने 10 लाख लोगों को, बच्चों को अब तक रोजगार दिया है। दिल्ली सरकार का ये मानना है। दूसरा,
दिल्ली सरकार की जो डेवलपमेंट के काम है, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, और जो ये घरेलू सेवाएं जो दे रहे हैं 1076 पे जो घर जाके सेवा जो दे रहे 70 सेवाएं, वो जो काम है, इसमें जब तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जैसे मैं डीटीसी की बात करूं, पहले डीटीसी में मार्शल नहीं हुआ करते थे, आज डीटीसी में मार्शल हैं। वो हटा दिया राज्यपाल ने साहब। राज्यपाल ने हटा दिए, वो राज्यपाल ने हटाए, लेकिन हमने तो लगाए ना, हमारी सरकार ने तो लगाए। हमारी सरकार ने हर वर्ष में एक मार्शल लगाया। ये वाले काम पंजाब में क्यों नहीं कर रहे सारे? पंजाब में सर चल रहा है, शिक्षा पे अच्छा काम चल रहा है, पंजाब में स्वास्थ्य नहीं, पे अच्छा काम एम्प्लॉयमेंट चल पे रहा कह रहा हूँ मैं। है। एम्प्लॉयमेंट में पंजाब में करीब हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है, 72,000 नौकरियां दी हैं। 72,000 नौकरियां मान साहब ने ऑन रिकॉर्ड पंजाब में दी है। उनमें अध्यापक भी हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें पुलिस में भी भर्तियां हुई हैं, उसमें और सारे विभागों में भर्तियां हुई हैं। ये तो रिकॉर्ड है अपने आप में कि 1.5 साल के अंदर 72,000 नौकरियां पर डे के हिसाब से करीब करीब 8-10 नौकरी आती है। चलिए, दिल्ली की बात हो गई, देश की बात हो गई, हरियाणा की बात हो गई। कौशल ततारपुर क्या भविष्य देखते हैं अपना? 12 साल आपने बताया कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम चली थी, आंदोलन था, उसी आंदोलन की देन आपकी पार्टी बन गई जी। 12 साल हो गए आपको दरी बिछाते हुए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसका जो मुखिया है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पे आपकी पार्टी के लोग सोचते होंगे चुनाव होगा, हम लड़ेंगे, तो एक सीट पे समझौता कर लिया। पिछला इलेक्शन 2019 का हुआ, उसके अंदर बड़ी उम्मीद आपको होंगी चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटों पे लड़े, कुछ पे नहीं लड़े। 2014 में आपकी पार्टी चुनाव ही लड़ी विधानसभा का। अब 2024 में चुनाव की क्या गारंटी है आपको कि आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ लेगी, फिर समझौता नहीं करेगी, फिर कहीं आप जैसे लोगों का नंबर आ जाएगा? क्या लगता है आपको? इस बात के लिए देखो सर, हम जब राजनीति में आए थे, बहुत युवा राजनीति में आए नहीं थे हम, बाई चांस राजनीति में आए हैं, बाई चॉइस नहीं, हमारी कोई चॉइस नहीं थी। मेरा राजनीतिक परिवार बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी एक छोटे से क्लर्क रिटायर्ड हैं, मेरा भाई नौकरी करता है, मैं भी छोटा मोटा काम करके गुजारा करता हूँ अपना। तो हम बाई चांस राजनीति में आए। हमारा सपना विधायक मंत्री बनने का या मुख्यमंत्री बनने का ऐसा कोई सपना ही नहीं है, ना कभी पालेंगे। हमारा सपना है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाए तो उसे अच्छी शिक्षा मिले। हमारा सपना है जब कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल जाए तो उसके वहाँ पर टेस्ट हो, उसे दवाई मिले। हमारा सपना है कि गांव का लड़का जब रोजगार करने के लिए शहर आए तो उसको वहाँ से कुछ साधन मिले, उसको बाइक पे आना पड़े, इससे एक्सीडेंट के चांस बढ़े। हमारा सपना है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिले। हमारा सपना है कि हमारे किसानों को उसकी फसल का उचित पैसे मिले, कीमत मिले, और नुकसान होने पर उचित मुआवजा मिले। हमारा सपना है अगर हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, हमारे स्टेट का कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। किसान को मिले, जवान को मिले, युवा को मिले, शिक्षा को मिले, स्वास्थ्य को मिले, बच्चे को मिले, बूढ़े को मिले, सबको मिले। इसके लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आना पड़ेगा ना इसके लिए। अभी आपने कहा कि हमें कोई सपना ही नहीं है विधायक विधायक बनने का। सिस्टम में आए बिना तो कुछ होगा नहीं। सिस्टम में तो कुछ कोई ना कोई तो आएगा। इसी विचारधारा में से कोई ना कोई आएगा। हाँ। अब जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में बड़े सामान्य परिवारों के लड़के विधायक हैं, वो काम कर रहे हैं, जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, फ्री बिजली का काम कर रहे हैं, पानी का काम कर रहे हैं, स्कूलों का काम कर रहे हैं, अस्पतालों का काम कर रहे हैं, डीटीसी बसों में महिला मार्शल लगा दिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल लगा दिए, उसका काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में होगा। कौशल ततारपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये विधायक बने ना बने, ये बिल्कुल कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री ये है कि अगर पृथला क्षेत्र की मैं बात करूं, पर्टिकुलर जहां से मैं आता हूं, कि वहां के बच्चों को सरकारी स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए फिर से धरने पर ना बैठना पड़े। सर मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे परहेड़ा कला गांव में एक अध्यापक के ट्रांसफर को रोकने के लिए, अध्यापकों की कमी थी वहां पर, ट्रांसफर को रोकने के लिए वहां के स्कूल के बच्चों को सड़क पर बैठना पड़ा। पूरे एक दिन बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। हीरापुर गांव में गांव वासियों को स्कूल में अध्यापक न होने की वजह से ताला लगाना पड़ा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां की पीएचसी में ताले लगे पड़े हैं, जहां के सीएससी के अंदर, एक सीएससी के अंदर 84 गांव कनेक्टेड है और सिर्फ 2 डॉक्टर बैठते हैं। तो मतलब जो पृथला की दशा है, 2007 में पृथला विधानसभा अस्तित्व में आई थी जी। 2009 में पृथला का पहला चुनाव हुआ और 2009 के पहले चुनाव में रघुवीर सिंह तेवतिया बने एमएलए जी। 2014 में दूसरा चुनाव हुआ, 2014 के दूसरे चुनाव में वहां से एमएलए बने टेकचंद शर्मा जी। तीसरा चुनाव हुआ 2019 में, विधायक बने नैनपाल रावत जी। 3 विधायक बन चुके हैं आपके इलाके के।
नंबर तीनों विधायकों को आप किसको ठीक देते हो? कौन से विधायक ने ज़्यादा ठीक काम कर दिया? मैं आज भी देखता हूँ कि मेरे क्षेत्र में पीएचसी की बहुत कमी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। मेरे क्षेत्र के स्कूलों की हालत आज भी बहुत दयनीय है। इवन मेरे खुद के गांव में एक क्लासरूम ऐसा है जिसके ऊपर छत नहीं है, आज भी ऐसा है। बाउंड्री वाल टूटी हुई है। बहुत सारे स्कूलों को मैं देखता हूँ कि उनमें अध्यापक नहीं है, बच्चे नहीं जा रहे पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं बच्चे नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लो, बच्चे अपने आप आ जाएंगे। मैं देखता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्री है, उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन लोकल युवाओं को रोजगार नहीं है। ये भी एक मुद्दा है। हमारे यहाँ की सड़कें जो हैं बहुत खराब हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का ये है कि ये सिर्फ हाईवे के साथ साथ सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर लगता है, बाकी इंटीरियर में भी है, लेफ्ट में भी इंटीरियर में है और राइट में भी इंटीरियर में है। दोनों साइड में जो ट्रांसपोर्ट के साधन है बिल्कुल नहीं है। शहर ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है। शहर की गांव के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई बस नहीं चलती किसी भी तरीके से। आज मैं गांव में जाता हूँ, लड़कों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ आपको कितनी सैलरी मिल रही है, किस फैक्ट्री में लग रहे हो? कहते हैं 10,200 हमारे यहाँ का जो है मिनिमम वेजेस वो मिलता है। 10,200 में सर उनको 1,800 रुपये ईपीएफ के कट जाते हैं, 8400 बच गए। 8400 में से 600 ईएसआई कट जाते हैं, 7800 बच गए। 7800 में से वो 2000 का पेट्रोल। दोबारा दोहराओ। 10,000 हमारे यहाँ का जो मिनिमम वेजेस है 10,200 रुपये। हाँ, सरकारी न्यूनतम वेतन में 10,200 में से 1,800 रुपये ईपीएफ के कट गए। ईपीएफ कटता है, बच गए 8400 रुपए। 8400 में 600 रुपए कट गए ईएसआई पीएफ के, 7800 बच गए। 7800 में से 2000 का वो पेट्रोल जला देता है मोटरसाइकिल का। 5800 पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया सर, 100 रुपए लीटर है। 5800 रुपए में वो कैसे सर्वाइव करेगा? मैं उसे पूछता हूँ कैलकुलेशन करके बता दो मैं। वो कहता है भैया 5800 बच गए, 58 में 100 में से अब तो सिलेंडर महंगा सस्ता हो गया है, 1100 का सिलेंडर हो गया, 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया, 150 की मूंग की दाल हो गई, 35 रुपए किलो आटा हो गया। 5800 रुपए भी अगर नहीं मिलेंगे, आप ये भी तो मानो ना कि मैं जो बात हम कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है तो ही तो सर्वाइव करने करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ 5800 रुपए में भी वो खुश हो रहे हैं। हाँ, उनकी अब कैलकुलेशन, क्योंकि एक हमारी देहाती कहावत होती है, खाली से बेकार भला। क्या करे कुछ तो हुआ, क्या करे बेचारा। कौशल ततारपुर अपने आप को कहाँ देखता है? अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली में बड़े आम लोग एमएलए बना दिए, पंजाब में बड़े साधारण लोग बना दिए। मैं ये देखता हूँ कि शायद नियति ने हमें जो जोड़ा है इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो नियति ने अगर मौका दिया तो अच्छे काम करेंगे, और हमें मौका ना दे किसी और को। पार्टी की बात है, विचारधारा की बात है। इस विचारधारा को जरूर हरियाणा के अंदर भी मौका मिलेगा, और इस विचारधारा के लोग जो सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो वो अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे और अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो मेरी खुशी उसी में है कि मेरे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे क्षेत्र में कोई बीमार हो तो उसको अच्छा इलाज मिले, युवाओं को रोजगार मिले। मैं आपको इत्तेफाकन एक घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज के कारण उनके पैर में कुछ चोट लगी थी, तो मैं उनको यहाँ पे अपना बल्लभगढ़ में है ना सरकारी अस्पताल, यहाँ लेके आया था, एम्स वाला। तो मैं उनको लेके आया, मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सर 4 गोलियां लिखी थी और 2 टेस्ट लिखे थे। टेस्ट उन्होंने जो ये ब्लड शुगर वाला होता है वो तो कर दिया, दूसरे टेस्ट के लिए बोले बाहर होगा। मैं डिस्पेंसरी पे पर्चा लेके गया, 4 में से 1 दवाई डिस्पेंसरी पे अवेलेबल थी, 3 नहीं थी। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिस्पेंसरी की हालत, अस्पताल की हालत क्या। और ये छोटा अस्पताल नहीं है, हाँ एम्स है, बड़ा एम्स की ब्रांच है, एम्स की ब्रांच है हमारे फरीदाबाद के अंदर, यही ब्रांच है। बिल्कुल। जब वहां पर ऐसी हालत है, चलो मैं तो ठीक था, मेरे पिताजी गवर्नमेंट से रिटायर है तो उनको मिल जाएगा, मैंने इलाज करवा दिया, बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये स्थिति भयानक नहीं है सर। एक और मैं घटना बताता हूँ आपको। एसएसबी हॉस्पिटल में किसी काम से गया था, फरीदाबाद में। दरअसल मेरी मदर आईसीयू में थी। तो हमारे साथ एक फतेहपुर बुल्लोच का लड़का था। बड़े लोग अस्पताल है ये सर, वो मेडिक्लेम के सहारे थोड़ा सा चल जाता है। बड़े लोग अस्पताल बता रहा हूँ आपको बस। तो उसकी घटना बता रहा हूँ। आईसीयू में ही हमारे साथ में फतेहपुर बुल्लोच का एक लड़का था, वो भी एडमिट था, आईसीयू में था। तो उसकी मदर से मैंने पूछा कि रोज का बड़ा खर्चा हो रहा होगा, कैसे करती है? तो कहती है कि सर 3-4 दिन हो गए थे उसको, कि 5 लाख अब तक दे चुके हैं, बाकी जितना लगेगा। मैंने कहा पूछा कैसे होगा, क्या करते हैं आपके, मतलब बच्चे के पापा क्या करते हैं? बोली 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। उनके फिर कैसे, कोई मेडिक्लेम करा रखा है क्या? बोली कुछ नहीं है, एक प्लॉट था वो बेच दिया है
और शायद जितना पैसा मिला था वो लगा दिया। बड़ा ढिंडोरा पीटती है सरकार, 5 लाख की आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री कहाँ है योजना, सर? प्रधानमंत्री। कहाँ है सर? तो ये अस्पताल देते नहीं है क्या वो? सर कहाँ, कौन कौन ले रहा है, कौन एडमिट कर रहा है? हम्म उसमें भी आयुष्मान में भी घोटाला निकला। वो 999 पे कितने सारे 1 करोड़ से लोग उन्होंने रजिस्टर कर रखे हैं। हम्म सिर्फ ढिंडोरा है, हम्म जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। हम्म और मैंने तो ये भी खबर पढ़ी थी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इस पे आयुष्मान के तहत एडमिट करने भी छोड़ दिए हैं, बिकॉज जबकि उनकी पिछली ड्यू पेमेंट थी वो भी सरकार ने नहीं की है। सर ऐसी हालतें देख के ना रोना आता है। ये दर्द है वाकई लोगों का, ये आम आदमी का दर्द है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के अगर शिक्षा की सरकारें सुन लो सर। जागरूक हो जाएं, अप्रैल का महीना भी केवल गया। ढिंडोरा ना पीटें, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो और चाहे वो मोदी कोई की भी सरकार हो। सरकार। खैर मैं एक चीज जोड़ना हाँ, चाहूँगा। बताएं बताएं बताएं। अभी अप्रैल का महीना गया है। अप्रैल के महीने में जितना बर्डन एक गरीब आदमी पे पड़ा है शायद कभी भी नहीं पड़ता। बच्चे का एडमिशन कराना है, स्कूल ने किताबें चेंज करनी है, और दुर्भाग्य देखो किताबें भी वहीं से खरीदेगा, स्कूल से ही लेगा। स्कूल से लेगा। यूनिफॉर्म चेंज करनी है, और जिसके पास जमीन नहीं है उसे गेहूं भी खरीदना है, ठीक बात है। भूसा भी खरीदना है, 1 साल का जुगाड़ करना है। जुगाड़ करना पूरा 1 साल का। अब कितना बर्डन उस आदमी पे पड़ा है। अगर किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो हर साल स्कूल अपनी एनुअल डेवलपमेंट भी लेते, एएनडी भी लेते हैं, बिल्कुल। ट्यूशन फीस भी लेते हैं। कितना बर्डन पड़ता है सर। उस बारे में कोई सोचता ही नहीं। उस गरीब के बारे में सोचो ना, जिसको 5800 रुपए जो घर जेब ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी स्कूल डब्बा हो गए, सरकारी स्कूल में कुछ मिल नहीं रहा, और 5800 रुपए में क्या पढ़ाएगा जी बच्चों को। मिनिमम फीस किसी भी छोटे स्कूल की 1000 रुपए से कम नहीं है नर्सरी की। तो उस आदमी जो गांव के स्कूल हैं, गांव में भी, कस्बे के स्कूलों में भी, उन्हें भी कोई सर उस बारे में कोई सोचता ही नहीं है, उस प्रॉब्लम के बारे में, जो रूट है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, वाकई ये आम आदमी, गरीब आदमी का दर्द है जो किसी को दिखाई देता नहीं ही देता सर दिखाई। सिर्फ लोग ऊपर ऊपर हवा में और बातें कौशल जैसे लोग सोचते हैं कि अगर हम व्यवस्था में आ जाएं तो कुछ चेंज कर लें शायद, सर मेरा सपना या खुद चेंज हो जाओगे। सर मेरा सपना है इतना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, नहीं मैं अगर खुद चेंज होने वाली बात जब होती है, मैं किसी राजनीतिक परिवार से आता, मैं भी मैं गाँव में रहता हूँ। जैसे गांव की बिजली जाती है, मेरी भी जाती है, पानी नहीं आता, मेरे घर भी नहीं आता, रोड सबकी टूटी हुई, मेरे घर की भी टूटी हुई है। मैं सेक्टर में नहीं रहता सर। जो एक आम आदमी जो प्रॉब्लम फेस करता है वही मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ। मेरे घर भी बिजली नहीं आती, मेरे घर में 12 घंटे बिजली आती है, मेरे घर में 4 घंटे पानी आता है, मैं भी उसी टूटी सड़क से जाता हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे ही छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब जो आदमी उसी प्लेटफॉर्म से उठ के आएगा तो हो सकता है कि उसके मन में कहीं ना कहीं दर्द है सर। मैंने आपके पिताजी की कहानी बताई ना आपको, ये सच्चे सर, मेरे पास पेपर पड़े, मैंने रखा हुआ है वो पेपर संभाल के। खैर, आपकी पार्टी का अलायंस है जी। कांग्रेस के साथ। आपके लोकसभा की बात भी लास्ट चलते चलते वो भी कर लें। फरीदाबाद लोकसभा जो सीट है वो कांग्रेस के हिस्से में है जी। आपकी पार्टी का संगठन दोनों जिलों में है, पलवल में भी है, फरीदाबाद में भी, दोनों जिलों में। आप स्टेट कमेटी में आजकल आपने बताया हो, राजनीति में इत्तेफाकन आप आई गए, आप बता रहे थे अभी। बाई चांस सर। महेंद्र प्रताप के साथ राजनीति तो नहीं कर दोगे कहीं? नहीं सर, नहीं। देखो हम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना वो बड़ा निष्ठावान और ईमानदार है। आम आदमी अगर पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो कार्यकर्ताओं के दम पर है। इस बात को हमारे नेता भी मानते हैं और कार्यकर्ता भी मानते हैं। अगर कार्यकर्ता निष्ठावान नहीं होता तो पहली बार दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बनती, पहली बार पार्टी बनी 1.5 साल के अंदर सरकार बन गई, फिर सब कुछ बिखर गया, फिर दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा सरकार बनी, दोबारा लड़े। तो कांग्रेस वालों का कांग्रेस वाले जाने, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो ग्रामीण स्तर का है या प्रदेश स्तर का है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से गठबंधन के लिए काम करेगा और कर रहा है। जब से गठबंधन का ऐलान हुआ है, हमारे नेता ने, अरविंद जी ने गठबंधन का ऐलान किया है, तब से ही हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि इस समय पार्टियां देखने का नहीं, इस समय तानाशाह से बचने का, तानाशाह को दूर भगाने का समय है। अगर तानाशाह को नहीं भगाया गया तो ये फिर इतनी तानाशाही कर देगा कि लोग, अब सर रोटी पे तो टैक्स लग गया, मतलब कोविड की बात हम कर लेते हैं। अभी देखो कोरोना जो वैक्सीन अभी आई है कोविशील्ड, उसके ऊपर पीछे दरवाजे से 52 करोड़ लिए, आगे दरवाजे से अप्रूवल दे दिया, 17 करोड़ लोगों को डोज लगा दी, आज लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये बड़ा फैक्टर है। सर मैं क्षेत्र में दुख सुख में शामिल होता रहता हूँ, महीने में 8 से 10 गमियां ऐसी करता हूँ जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई होती है, हार्ट फेलियर से हुई होती है। रीजन क्या है? ये रीजन है, हर आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम अलग है, लेकिन डोज सबको एक लगाई है। अब वो उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये भी फैक्ट, लेकिन बीजेपी का ने अब सुना है कि मोदी जी की तस्वीर वहां से हटा दी गई है। वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय का मैं ही पढ़ रहा था एक वेबसाइट पर, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की पॉलिसी होगी कोई। सर वो आज ही बनी थी, जब कोविशील्ड ने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद ही पॉलिसी बनी थी, पहले नहीं थी। भाई परसों ही तो एक्सेप्ट किया है ब्रिटेन कोर्ट में, और कल तस्वीर हटाई है। पहले मतलब पॉलिसी खत्म, मतलब इत्तेफाक कोई नहीं है वो। सर क्या इत्तेफाक है? चलिए, 52 करोड़ लिए हैं, सबको पता है। इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खुलेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय सीजे साहब का कि उन्होंने इस बड़े घोटाले को पर्दाफाश किया। आपकी पार्टी की बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से वैसे भी। नहीं सर, बड़ी उम्मीद है। एक नेता को छोड़ दिया, एक नेता को और शायद छोड़ देंगे 7 तारीख को, सर मिल जाएगी एंट्री बिल शायद। हम भारत के संविधान में और भारत की न्यायपालिका में बहुत भरोसा करते हैं, और हम भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, उनके एक नेता ने तो सार्वजनिक मंच से बोला भी था कि अगर हम 400 पार हो गए तो संविधान को बदल देंगे। आज लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, और मैं आपके दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूं कि यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस बार जाति धर्म सबसे क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत के संविधान को बचाने का काम करें, कि भारत का संविधान एक ऐसी चीज है जो हम सबको बराबरी का अधिकार देता है। चलिए, फरीदाबाद लोकसभा में आपके पार्टी के वोट ट्रांसफर कांग्रेस को होंगे, ये आपने कह दिया। बिल्कुल सर। कौशल ततारपुर अगली 2024 की जो दूसरी लड़ाई है विधानसभा की, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं अगर पार्टी मौका देगी तो सिस्टम में आने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर पार्टी मौका देगी, हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो जैसा भी आदेश करती है हम करेंगे। हम पंजाब भी गए, हम दिल्ली भी गए, कहीं और भी जहाँ मौका मिला, हम जो पार्टी जो आदेश करेगी, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का हर आदेश शर्माते हैं, मानने को तैयार हूँ। और उम्मीद आपको भी लग रहा है कि दिन बदलेंगे? सर दिन जरूर बदलेंगे, और जो आज हमारे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको शिक्षा भी मिलेगी। जिन बीमारों, सर मैं गांव में आता हूँ, डोर टू डोर में ज़्यादा करता हूँ, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है, वो मतलब चारपाई पे बैठे बैठे उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो उनको भी ये भरोसा मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूर मोदी जी के अच्छे दिन आए नहीं आए, वो तो इसलिए मैंने कहा दिन बदलेंगे, लेकिन हमारे जब आपकी सरकार आएगी, आम आदमी की सरकार आई, तो जरूर अच्छे दिन आएंगे, इस बात की गारंटी। दिन बदलने कहते हो आप भी, अच्छी बात। अच्छे दिन फिर जुमला कहना पड़ जाएगा। तो ये थे कौशल ततारपुर, जिनसे मैं कह रहा था कि दिन बदलेंगे। इनको भी लगता है कि हर आदमी को उम्मीद होती है, हर आदमी सोचता है, चाहे वो आम से हो या खास से, उसे लगता है कि एक मुकाम उसके जीवन में भी आएगा। और खासकर जो राजनीति में लोग होते हैं, उनको लगता है कि सिस्टम का पार्ट अगर वो बनेंगे तो फिर सिस्टम को ठीक करेंगे। और जो बता रहे थे, मैंने आपसे कहा कि युवा का खासकर एक टीस होती है यूथ के अंदर टीस होती है, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, और चाहे वो तमाम जो लोग जिन्होंने कि देश को आज़ाद कराया। और आज की बात चाहे हो कि राजनीति में बदलने की बात हो, अगर यूथ की बात आती है तो युवा में वाकई एक टीस होती है। तो एक कौशल कह रहे थे कि उनको भी एक टीस है और सोच है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सोचते हैं कि दिन बदलेंगे। तो हम भी इसी उम्मीद के साथ आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपके भी शायद दिन बदलेंगे और औरों के भी दिन बदलेंगे। मेरे बदले ना बदले, लेकिन जनता के दिन बदलेंगे। तो ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि चुनावी जो मौसम है, और चुनावी मौसम में मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि हम रोज नित्य नए रंग के साथ आपसे मिला करेंगे। तो आज एक सामान्य से युवक के साथ मैंने आपका परिचय करवाया, जिसने खुद कहा कि इत्तेफाकन राजनीति में, लेकिन सब कुछ इत्तेफाक ही होता है, और बाद में इत्तेफाक ही एक विश्वास की बुनियाद बन जाती है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। जी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।